नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं रशिया और नेटो के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कई सारे डायमेंशंस हैं। एक तो रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उसका भी बहुत बड़ा कारण ये कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरी तरफ स्वीडन और फिनलैंड ने जो नेटो को ज्वाइन कर लिया है उसमें भी रशिया काफी ज्यादा परेशान है। और तीसरा जो कारण है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर वॉरफेयर की धमकी दे डाली है वेस्ट कंट्रीज को। तो आज हम इस वीडियो के अंदर में ये सारे डायमेंशन समझने वाले हैं। पूरा जो कोर इशू जो रशिया और नेटो का है उसको भी काफी डिटेल में इस वीडियो के अंदर में हम समझेंगे। अगर आप वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझोगे तो वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में देखो क्या हुआ कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो इंटरव्यू दे रहे थे एक टेलीविजन चैनल को। और वो इंटरव्यू क्यों दे रहे थे? क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं रशिया के अंदर में। कल से 15 मार्च से 18 मार्च तक इलेक्शन रशिया के अंदर में चलेंगे, तो काफी ज्यादा मीडिया कवरेज वगैरह हो रही है। उसी मीडिया कवरेज के दौरान एक मीडिया एंकर ने व्लादिमीर पुतिन से पूछा कि अगर यूएस अपनी ट्रूप्स यूक्रेन के अंदर में उतारता है तो आप क्या करेंगे। उसी में जो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर कोई भी यूएस ट्रूप, एक भी बंदा अगर यूक्रेन के अंदर में इंटरवीन करता है तो रशिया इज वेरी मच रेडी फॉर द न्यूक्लियर वॉरफेयर। और ये क्यों कहा है उसके पीछे का रीजन है। देखो, जेलेंस्की ने अभी कुछ ही दिन पहले कीव फोरम पर आकर के कहा था कि हमारे 31,000 सोल्जर्स जो हैं यूक्रेन के अंदर में ऑलरेडी मर चुके हैं और उसके अलावा कई सारे सोल्जर्स जो हैं वो इंजर्ड हैं। जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स या जो एड आनी है वेस्ट से वो बहुत धीरे धीरे आ रही है, जिसकी वजह से और ज्यादा कैजुअलिटीज बढ़ती जा रही हैं यूक्रेन के अंदर में। तो इसी पर यह कहा जा रहा था कि हो सकता है यूएस जो है वो यूक्रेन की हेल्प करने के लिए अपनी ट्रूप्स को डायरेक्ट यूक्रेन के अंदर में उतार दे। इस पे यूएस ने सीधा सीधा कॉन्फ्रंट किया, नहीं साहब, हम कोई भी अपनी ट्रूप्स जो है वो यूक्रेन के अंदर में नहीं भेज रहे हैं। हम सिर्फ यूक्रेन को पैसों से मदद कर रहे हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट से मदद कर रहे हैं। हम अपने किसी भी सोल्जर्स को यूक्रेन के अंदर में नहीं भेज रहे हैं। उसी सवाल पर न्यूक्लियर वॉर का धमकी दे दिया था व्लादिमीर पुतिन ने। अब अगर आप प्रॉब्लम समझोगे ना पुतिन की और नेटो की, तो ये प्रॉब्लम देखो शुरू कैसे होती है। ये प्रॉब्लम में रीसेंट अपडेट्स क्या है कि स्वीडन ने ऑलरेडी 2024 में नेटो को ज्वाइन कर लिया है। 2023 में आपको पता है कि फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया था। अब ये कंट्रीज के ज्वाइन करने से रशिया क्यों परेशान है उसको आप समझने की कोशिश करना। जो कोर इशू है, कोर इशू देखोगे आप तो कोर इशू ये है कि नेटो को फॉर्म किया गया 1949 के अंदर में। और ये जो फॉर्म किया गया था ये सारी यूरोप की जितनी बड़ी पावर टाइम की, जैसे यूके, फ्रांस, इटली, यूएस, ये सारी जो कंट्रीज हैं इन्होंने मिलकर के फॉर्म किया था। और इन्होंने फॉर्म क्यों किया था, इसका पीछे सिंपल ऑब्जेक्टिव ये था कि यूएसएसआर का जो एक्सपेंशन है पूरे यूरोप के अंदर में उसको हमें रोकना है किस भी करके। तो यूएसएसआर तो 1991 में देखो डिसइंटीग्रेट हो गया था। और 1991 में डिसइंटीग्रेट होने के बाद यूएसएसआर काफी कमजोर हो गया था। जब रशिया बन गया ये, तो रशिया ने यहां पर रिक्वेस्ट किया कि अब जो है नेटो का एक्सपेंशन आप यूरोप के अंदर में बंद करो, क्योंकि अब तो हम काफी वीक हो चुके हैं। लेकिन नेटो फिर भी एक्सपैंड करता गया। कैसे एक्सपैंड किया नेटो ने, आप इसको समझना। यहां पर सबसे पहले इन्होंने 1952 में टर्की को अपना मेंबर बना लिया। उसके बाद मैं सारी मेजर कंट्रीज का बता रहा हूं। यहां पे जर्मनी को 1955 में इन्होंने मेंबर बना लिया और 1999 में इन्होंने पोलैंड को मेंबर बना दिया। अब जब इन्होंने 1999 में पोलैंड को मेंबर बनाया, ये 1991 के बाद हुआ, तो यहां पर रशिया ने इनको धमकी दी कि आप क्यों इधर हमारी तरफ बढ़ रहे हो। और आप देखो धीरे धीरे जो ये पूरा नेटो है वो रशिया की टेरिटरी की तरफ बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है यार, रशिया का जो लैंड एक्सेस है जिन भी कंट्रीज से, अगर उन कंट्रीज को आप अपना मेंबर बनाओगे तो रशिया को प्रॉब्लम होगी। और 2004 में ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती जब इस्टोनिया, लाटविया और लिथुनिया इनको भी जाकर के नेटो अपना मेंबर बना लेता है। और उसके अलावा उसके बाद बड़ी घटना क्या हुई थी कि 2008 में यूक्रेन ने एप्लीकेशंस भर दिए थे कि साहब हम भी नेटो में ज्वाइन होना चाहते हैं। और इसी के बाद रशिया ने धमकी देना शुरू कर दिया था यूक्रेन को। ये मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि क्राइमिया वाला जो पूरा हिस्सा है इस पर रशिया ने कब्जा कर लिया 2014 के अंदर में। अब आप समझो ना कि परेशान होगा ही रशिया। अब जब फिनलैंड और स्वीडन ने भी अपनी एप्लीकेशंस दिए नेटो में ज्वाइन होने के लिए, तो रशिया ने सीधा सीधा धमकी दी स्वीडन को भी और फिनलैंड को भी। स्वीडन के तो सारे मिनिस्टर्स ने अपने लोगों से कहा कि बी रेडी फॉर वॉर, रशिया कभी भी अटैक कर सकता है। तो ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स को, आप समझना इस पूरी चीज को। अब अगर रशिया को मान लो इंटरनेशनल वाटर्स में जाना है तो रशिया के पास रास्ता क्या है। एक तो ये यहाँ क्राइमिया में पोर्ट बनाया हुआ है, वहां से जाए, वहां पर जाएगा तो ये जो स्ट्रेट है इसको पार करने के लिए उसको टर्की और बल्गेरिया से गुजरना पड़ेगा। ये दोनों नेटो की मेंबर्स हैं, कभी भी चोक कर सकते हैं इस पॉइंट को। अगर यहां से इंटरनेशनल वाटर्स में जाएगा तो ये गल्फ ऑफ फिनलैंड को क्रॉस करना पड़ेगा। इस्टोनिया और फिनलैंड दोनों अब नेटो के मेंबर हैं, इसको चोक कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो आप देखोगे रशिया का दूसरा पोर्ट है व्लादिवोस्टोक का, वो चाइना ऑलरेडी 2021 में क्लेम कर चुका है। चाइना ने अपना एक मैप निकाला था और उसमें कहा था कि व्लादिवोस्टोक का ये पूरा जो रीजन है ऊपर तक मंचूरिया वाला प्रोविंस, ये पूरा चाइना का हिस्सा है। एक्चुअल में चाइना का हिस्सा था भी, रशिया ने इसके ऊपर कब्जा किया था। तो अब रशिया के इंटरनेशनल वाटर्स में जाने के सारे पार्ट जो है सब देखो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में है। और इसीलिए रशिया जो है वो इतना डेस्परेट हो रहा है और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा है लगातार। अब फिनलैंड और स्वीडन क्यों चाहते थे नेटो ज्वाइन करना? अब फिनलैंड और स्वीडन हमेशा से न्यूट्रल रहे थे, वर्ल्ड वॉर 2 में भी ये कंट्रीज न्यूट्रल थी। इन्होंने इसलिए ज्वाइन किया, इन्होंने देखा कि यूक्रेन के ऊपर, अभी यूक्रेन मेंबर बना भी नहीं है नेटो का, तभी रशिया ने अटैक कर दिया। तो
तो जब रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है तो कभी भी हमारा तो सीधा सीधा फिनलैंड के साथ लैंड एक्सेस है, ये तो कभी भी अटैक कर सकता है हमारे ऊपर। और इसीलिए इन्होंने जल्दबाजी में नेटो की मेंबरशिप डाल दी, क्योंकि इनको आर्टिकल 5 का प्रोटेक्शन चाहिए था नेटो से। नेटो का आर्टिकल 5 बेसिकली क्या कहता है कि अगर किसी भी नेटो मेंबर कंट्री पर अटैक करती है कोई भी कंट्री, तो वो अटैक माना जाएगा कि सारे नेटो के मेंबर्स के ऊपर है। और 32 कंट्रीज का पूरा अलायंस है नेटो, इतनी बड़ी मिलिट्री है उनके पास, इतना पैसा है उनके पास, तो जाहिर सी बात है रशिया के लिए उस पूरे नेटो अलायंस से लड़ना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन में अभी इसलिए लड़ पा रहा है क्योंकि यूक्रेन ने फॉर्मली नेटो को मेंबर नहीं बनाया, वो सिर्फ पार्टनर कंट्री है नेटो की। अगर ये मेंबर होता तो अभी तक रशिया के हालत बहुत बुरे हो चुके होते। अब ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं रशिया के अंदर में, और ऐसा बोला क्यों गया कि यूएस जो है वो अपनी ट्रूप भेज देगा रशिया के अंदर? इसको बोलने का रीजन है इसके पीछे का रीजन ये है कि रशिया ने पूरा यूक्रेन के ऊपर ऑलमोस्ट 1/5 पार्ट पर कब्जा कर लिया। अगर आप देखोगे ये वाला हिस्सा, बाकमट वाला, अविडिका वाला, ये सारे हिस्से पर ऑलमोस्ट रशिया ने कब्जा कर लिया है। और पीछे पीछे बढ़ते जा रहे हैं जो यूक्रेनियन सोल्जर्स हैं, वो उनके पास एड्स नहीं है, उनके पास हथियार नहीं है लड़ने के लिए। ऑलमोस्ट 31,000 जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया सोल्जर्स मर चुके हैं, उसके अलावा कई सारे सोल्जर्स जो है वो घायल भी हैं। और इसीलिए जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की काफी ज्यादा परेशान है और बार बार रिक्वेस्ट करें कि आप जो एड भेज रहे हैं उसको थोड़ा जल्दी भेजिए, क्योंकि हमारे तक जब तक एड पहुंच रहा है तब तक हमारे बहुत सारी कैजुअलिटीज हो जा रही है। और इसीलिए अभी रिसेंटली ईयू ने बोला है कि हम अभी 5 बिलियन यूरो देंगे यूक्रेन को हेल्प करने के लिए, मिलिट्री इक्विपमेंट में हेल्प करने के लिए। और बाकी कंट्रीज से भी रिक्वेस्ट किया, जैसे जर्मनी जैसी कंट्री जो मिलिट्री इक्विपमेंट भेज रही है यूक्रेन को, उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि आप थोड़ा अपना एड को फास्ट करिए। और इलेक्शन के टाइम पर अभी काफी ज्यादा अच्छा पॉइंट है जहां पर आप रशिया को मार सकते हो, जहां पर आप रशिया से वापस अपनी टेरिटरी वापस ले सकते हो। तो ये पूरी चीज चल रही है अभी यूक्रेन के बीच में, रशिया के बीच में, नेटो के बीच में और यूएस के बीच में। तो आई होप आपको ये पूरा मुद्दा जो है रशिया और नेटो का पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। आई होप आपका वीडियो आपको अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस